लिख रहे थे उनके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि हमारा देश बंटवारा हो रहा है, कुछ लोग आजाद रहना चाहते हैं और हमारे देश जो है गुलामी से अभी निकल करके बाहर आया है। They rose on the occasion and gave this country a visionary document that reflects respect for maintaining diversity with preserving national unity. जो संविधान लिखने वाले लोग थे, उन लोगों ने भारत को एक सम्मान और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो देश के लोगों को आत्मसम्मान की रक्षा कर सके और उनकी एकता को बनाए रखे। सर कुछ बज रहा है सर। हाँ, कोई बजा रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं बाबू। The final document also reflects their concern for eradicating poverty through social economic reforms as well. और जो फाइनल डॉक्यूमेंट था उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि देश से गरीबी को और सामाजिक आर्थिक विषमता है उसको भी दूर किया जाए। Emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. और इस पे जोर दिया गया कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। Listed below are the key features of the Indian Constitution. हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, बोलिए। नीचे दिया हुआ है। सर ट्राई कर रहे सर, सर लॉग इन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब हो गया ना? यस सर। चलिए ठीक है। नीचे दिया परेशान कर रहे हैं जानबूझ। फ्रेंड्स प्लीज माइक को बंद करिए, आप लोग नहीं बंद करेंगे रोहित माइक बंद करो, क्लास नहीं चल पाएगा सीरियसली। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो की फीचर्स है वो नीचे दिए हुए हैं। चलिए उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके। While reading this, keep in mind the above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the author of the document were grappling with. तो जो हम लोग अभी की फीचर्स को पढ़ेंगे तो इसको ध्यान में रखिए कि कैसे हमारे देश में लोगों ने डाइवर्सिटी अनेकता, यूनिटी एकता, सामाजिक आर्थिक बदलाव और लोगों को चुनने का अधिकार के बारे में कैसे ध्यान रखा। Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. इसको पढ़िए और समझिए कैसे संविधान लिखने वाले लोगों ने इस स्वतंत्र भारत को एक मजबूत प्रजातांत्रिक समाज में परिवर्तित किया कैसे। चलिए पहला हमारा है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल में कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन का मतलब होता है संघ, बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक बनाना। तो इंडिया में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म के बारे में आगे आप समझिए और देखिए। दिस रिफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। फेडरलिज्म संघवाद का मतलब हुआ कि देश में दो जगहों पे सरकार होगी, एक जगह पे सरकार नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ, आप समझ सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। हमारे देश भारत में दो सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार जो दिल्ली में है और एक स्टेट गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट में है। पंचायती राज इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट यू इन क्लास 6 बुक। एक पंचायती राज भी है जिसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। We looked at the functioning of the state government in your class 7 book and this year we will read about more about the central government. आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। अब यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making डिसीजंस फॉर एवरीवन। ऐसी सरकार बननी चाहिए कि जो देश के लोगों का ध्यान रख सके। ऐसी सरकार नहीं कि लोग दिल्ली में बैठे रहे और पूरे देश के लोगों का फैसला कर दे, ऐसा नहीं है। Instead, it was important to have another level of government in a state so that decisions could be made for the particular area. तो इस वजह से एक और तरीके की सरकार होनी चाहिए जो हर एक स्टेट में हो, जो हर एक नागरिक की बातों को समझे और उसके हिसाब से फैसले करे। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues,
हर एक स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, उसकी कुछ अपनी शक्तियां हैं जिसका वो इस्तेमाल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से वो आजाद है कुछ मामलों में। Subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. आप देख सकते हैं जब देश का मुद्दा आता है तो देश पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है उस कानून को सारे स्टेट गवर्नमेंट को मानना होता है। The constitution contains lists that detail the issue that each tier of government can make laws on. ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि कौन सी सरकार किस मामले पे कानून बनाएगी। आपने लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये एकदम क्लियर है कि कौन सी सरकार किस मुद्दे के ऊपर कानून बनाएगी। In addition, the constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work to do that it does. ये भी क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सी सरकार को कहां से पैसा मिलेगा और उस पैसे को वो क्या करेगी। Under federalism, the states are not merely agents of federal government, but draw their authority from constitution as well. संघवाद में स्टेट जो है वो सेंट्रल के एजेंट नहीं है, वो उसके संगी हैं, उसके साथी हैं, जो संविधान में क्लियरली लिखा हुआ है। आपने पढ़ाई होगा, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. हमारा जो देश भारत है इसका शासन दोनों सरकारें चलाती हैं। आप देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी आप पे रूल करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप पे रूल करती है, लेकिन दोनों पे रूल करने का जो एरिया है, सेक्टर है, वो अलग अलग है। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली की सरकार। संसद इंडिया में सरकार को इसी नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है? The different tiers of government that you just read about consist of representatives who are elected by the people. जैसे आपने देखा पढ़ा कि जो रूल करते हैं देश पे, जो लीडर्स होते हैं, उनका चुनाव जो होता है, उनको इलेक्शन जो होता है वो पब्लिक करती है, उनको चुन करके पब्लिक इलेक्ट करती है। Your class 7 book begin the story of Kanta, who was standing in line during an election. आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कांता के बारे में, जो इलेक्शन के लाइन में खड़ी है वोट गिराने के लिए। The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all the citizens. आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में, जो भारत के हर एक नागरिक को मिला हुआ है जो कि 18 साल के ऊपर है। 18 साल के ऊपर मतलब वयस्क मताधिकार, वो अपने मत से अपने लोगों को चुन सकता है। When they are making the constitution, the members of the constituent assembly feel that the freedom struggle has prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने वाले लोगों ने सोचा कि हमारे देश के लोगों ने इतना संघर्ष किया है तो उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना ही चाहिए। इससे क्या होगा, देश में डेमोक्रेटिक सबका माइंडसेट होगा और जो लोग परंपरा, जाति बंधन और जेंडर के हायरार्कीज में पड़े हुए हैं उससे वो मुक्त होंगे। This means that the people of India have a direct role in electing their representative. इसका मतलब ये हुआ भारत के लोग, भारत के नागरिक सीधे तौर पर अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं। Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in election. इन सब के बावजूद भारत का कोई भी नागरिक अपने जाति, अपने लिंग के बावजूद भी देश में इलेक्शन लड़ सकता है। These representatives are accountable to the people. ये जो प्रतिनिधि जिनका हम चुनाव करते हैं, ये जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं। You will read more about why representative is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इतने महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी में क्यों है, इसके बारे में हम चैप्टर 2 में आगे पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा। अगर एक इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाए तो वो डिक्टेटर हो सकता है, तो ऐसा होता है कि शक्ति को बांट दिया जाता है, पावर दो जगह रह जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, दीज आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा जो स्टेट होगा वो 3, पहला होगा लेजिस्लेचर,
दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव और तीसरा होगा जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव हो गया सरकारी कर्मचारी और दूसरा जुडिशियरी मतलब न्यायालय। The executive is a smaller, the legislature referred to the elected representatives. Legislature का मतलब हुआ विधायिका, चुने हुए लोग। The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. Executive कार्यपालिका, कार्यपालिका कुछ लोगों का संगठन है जो देश में कानून बनते हैं उनको लागू कराना और सरकार को चलाना। The judiciary of which we will read more about unit 3 of this book. जुडिशियरी के बारे में हम लोग यूनिट 3 में और पढ़ेंगे। refers to the system of courts in the country. और जुडिशियरी है देश में जो न्यायपालिका का सिस्टम है उसको वो बताती है। In order to prevent the misuse of power by any one branch of the state, the constitution says that each of these organs should exercise different powers. ये जो तीनों लोग हैं, तीनों संस्थाएं हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये तीनों अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। इसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा हुआ है कि सब अपने अपने शक्ति का पालन अपने अपने इलाके में करेंगे। मतलब इन सब का इलाका बांटा हुआ है कि लेजिस्लेचर क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, जुडिशियरी क्या करेगा, और ये दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे। Though this each organ acts as a check on the other organs of the state and this ensures the balance of power between all three. अगर ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, एक गलती करता है तो दूसरे बताता है, तीसरा बताता है, तो इस तरह से ये चेक करके रखता है किसी एक के पावर को कि कोई गलत कदम न उठा सके और इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखते हैं और बैलेंस बना करके रखते हैं। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। बच्चों आपने पढ़ा होगा, फ्रेंड्स, यू हैव रेड अर्लियर द फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको मालूम है ये सातों फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं, जरा आप लोग सुन लेंगे। मैंने भी इसको लिख करके रखा हुआ है। राइट टू इक्वलिटी, इसका आर्टिकल है 14 से 18। राइट टू फ्रीडम, इसका आर्टिकल है 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30। उसके बाद एक राइट है राइट टू प्रॉपर्टी जिसका नंबर है 31। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से लेकर 35। तो दीज आर दी आर्टिकल्स रिलेटेड टू आवर फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इसमें जो आर्टिकल नंबर 31 है इसको हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। The section of fundamental rights is often is referred to as a conscience of the Indian Constitution. ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा। Colonial rule had created a creation certain suspicion of the state in the mind of the nationalists that they too once said that a set of written rights should guard against the misuse of state power in independent India. ये जो अंग्रेजों की सरकार थी, इन लोगों ने हमारे देश के जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोग थे, इनके मन में एक शक पैदा कर दिया कि अगर भारत सरकार आएगी तो ये सरकार हो सकता है कि डिक्टेटर हो, लोगों के राइट्स को खत्म कर दे। तो इन लोगों ने उन राइट्स को रिटेन कर दिया कि कोई इन राइट्स को खत्म नहीं कर पाए। अगर भारत स्वतंत्र भी हो जाता है तो कोई भी सरकार जनता के इन अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे देश के, जो विध्वंसकारी, आर्बिट्री, ताकतवर शक्तियां हैं, जो ये इनका असर इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ना हो, कोई भी इसको खत्म ना कर सके। The Constitution thus guarantees the right of individuals against the state as well against other individuals. तो इस तरह से हमारा संविधान हमको गारंटी देता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है इनको न तो कोई स्टेट न कोई एक इंसान इनको अतिक्रमण कर सकता है। Moreover, the various minority communities also express the need for constitution to include rights that would protect their group. जो देश में अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक जो कम मात्रा में हैं, उन लोगों ने संविधान में ये डिमांड किया कि उनके भी अधिकारों की रक्षा की जाए। The Constitution therefore also guaranteed the right of minorities against the majority.
तो संविधान ने उन लोगों को भी ये शक्ति दिया कि उन लोगों की जो भी राइट्स है उन सबको मेजोरिटी से बचाया जाएगा, उनके राइट्स को कोई एनक्रोच नहीं करेगा। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their objective is twofold. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीडर्स थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि ये जो राइट्स है ये दोगुना काम करते हैं। जैसे द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। देश का हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो जिनको इस अधिकार या फिर इन राइट्स के ऊपर उनका क्लेम कर सके कि मैं देश का नागरिक हूं और मुझको ये अधिकार चाहिए। And secondly, these rights must be binding upon every authority that the government that has got the power to make laws. और दूसरे उन सब के ऊपर ये लागू होना चाहिए कि देश के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कोई नुकसान न पहुंचा सके कानूनन और संवैधानिक रूप से। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy. Fundamental rights के बाद एक राज्य के दिशा निर्देशक तत्व है। दिशा निर्देशक मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो डायरेक्ट करता है कि कैसे काम को करना है, कैसे देश को चलाना है। This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economical reform. तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे देश में और बड़े पैमाने पे सामाजिक और आर्थिक बदलाव को दिखाता है। And to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये हमारे देश में कानून बनाने वाले और नीति बनाने वालों को ये दिशा निर्देश करता है कि देश से गरीबी को कैसे सभी से हटाया जाए। उसके बाद है हमारा सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब आप समझते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर मतलब इसका कोई अपना जात पात कोई धर्म नहीं है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि सेकुलर का मीनिंग आप लोग बताएं एक बार। Secular state is one which the state does not officially promote any one religion at the state religion. हमारा देश भारत एक सेकुलर स्टेट है। भारत का न कोई अपना धर्म है, न भारत के राज्यों का अपना कोई धर्म है। ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सेकुलरिज्म का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। We will read more about this in the following chapter. चलिए इसके बारे में और नीचे हम पढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा नेपाल। नेपाल एक हिंदू कंट्री है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। भारत में सर्वधर्म संभावना है। भारत एक सर्वधर्म देश है। यहाँ पे सभी धर्मों का समानता के साथ व्यवहार होता है। मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है। You now understand the ways in which a country's history often determine the kind of constitution that a country adopts for itself. आज समझ सकते हैं कि इतिहास ही बताता है कि कैसा उस देश का संविधान होगा। जैसे हम भारतीय दबे कुचले हैं, हमारे ऊपर 300-400 साल दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने राज किया, उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया, तो हम गुलाम थे। तो ऐसा संविधान बनाया गया कि हमको गुलामी से बाहर निकाल सके। हमारा जो सोच था, हमारा जो समझ था, वो गुलामों वाला हो गया था। तो संविधान ऐसा बना कि सोच इस समझ से हमको बाहर निकाल सके। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideas that we would like all citizens of the country to adhere to. संविधान हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि हमारे देश के लोग किस तरह से अपने आइडियाज को, अपने सोच और समझ को देश में लागू करेंगे, इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। और वो रिप्रेजेंटेटिव जो जिनका हम चुनाव करते हैं हमारे ऊपर शासन करने के लिए। Just like in the game of football, a change of constitutive rule will affect the game. ठीक उसी तरह से जैसे फुटबॉल के गेम में अगर नियम कानून को बदल दिया जाए तो खेल का नाम ही बदल जाएगा। Indian Constitution has been changed over the years to reflect new concerns of the polity. हमारा जो भारतीय संविधान है इसके अंदर आवश्यकता हिसाब से बदलाव किया जा रहा है। आपने इंडियन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में सुना होगा। हमारे संविधान में जो भी चीज लगता है कि ये गलत हो रहा है तो उसको सरकार बदल देती है, उसके अंदर बदलाव लाती है और नए तरीके से उस चीज को लागू किया जाता है। Often a major change in constitutions mean a change in the fundamental nature of the
कंट्री। हम देख सकते हैं कि अगर संविधान में कुछ बदलाव किया जाता है तो देश का जो मौलिक अधिकार है, मौलिकता है, उसमें भी बदलाव हमको देखने को मिलता है। We saw this in the case of Nepal and how it need to adapt a new constitution after it has recently become a democratic society. हम इसका जीता जागता उदाहरण नेपाल से ले सकते हैं कि कैसे नेपाल में पहले राजशाही था, अब वहां प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो कैसे उसके अंदर लोग अपने आप को बदलते हैं। पहले लोग मोनार्की के बारे में सोचते थे, अब लोग डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं। पहले लोग राजा का विरोध नहीं करते थे, लेकिन अब पॉलिटिकली वहां पे लोग अपने मन का चुनते हैं लोगों को, और एक दूसरे का विरोध होता है पॉलिटिकली। The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. हम देख सकते हैं हमारा जो संविधान है उसने कैसे बताया, इसके साथ कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज हैं जिनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। Don't worry too much about this for a moment. In the rest of the book as well, higher classes you will read more about these different features of the Indian Constitution. आप इन सब चीजों को देखकर घबराए नहीं, आगे के लेसन्स में, आगे के किताब में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और करीब से समझेंगे एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंसिवली व्हाट दे मीन, और इसको और अच्छे से समझेंगे कि संविधान क्या चाहता है, संविधान देश के अंदर क्या लाना चाहता है, देश को कैसे चलाना चाहता है। सो फ्रेंड्स, हमने तो यहाँ पे इस लेसन को कंप्लीट किया। अगर एक बार मैं आपको अपने राइट्स के बारे में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनेंगे। पहला, राइट टू इक्वलिटी, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। राइट टू इक्वलिटी का मतलब हुआ कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शुड बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि देश के सारे नागरिक का जो कानून के साथ जो उनका व्यवहार है वो बराबरी का होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste और sex. देश में किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति, उसके लिंग, उसके धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। Every person has access to public places including playground, hotels, shops, etc. आप पेज नंबर 14 के ब्लू बॉक्स को देखेंगे। सर थोड़ा प्लीज स्पीड कम करिए ना। क्या स्पीड कम करिए सर बोलने का। हाँ हाँ ठीक है, कम कर दिया। चलिए सर आप हिलिए मत सर, ज्यादा सर आवाज इधर, सर आप हिलिए मत सर। फैन चल रहा है, समझ रहे हो ना, यहाँ बहुत जैसा गर्मी कर रहा है। है वैसे ही कीजिए, हिलिए मत। ठीक है, मैं एकदम स्थिर हो गया। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारे देश में देश का सारा नागरिक एक बराबर है कानून के सामने। कानून उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, उनके जाति के आधार पे, उनके धर्म के आधार पे, उनके लिंग के आधार पे। और भारत में रहने वाले सारे नागरिक जो सरकार या फिर पब्लिक द्वारा बनाया हुआ पार्क, बस, सिनेमा हॉल में जाने से आप किसी को रोक नहीं सकते। The state cannot discriminate against anyone in matters of employment. देश किसी भी नागरिक के साथ रोजगार देने के अवसरों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। But there are exceptions to this that we will read about later in the book. लेकिन कुछ उसमें भी उपवाद हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दिस प्रैक्टिस ऑफ ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। हमारे देश में छुआछूत को भी बंद कर दिया गया है। छुआछूत आप समझ सकते हैं कि मैं इसका छुआ नहीं खाऊंगा, मैं उसका छुआ नहीं करूंगा। तो हमारे देश में छुआछूत को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। आप किसी के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के बिहेवियर करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको कानूनन सजा। आर्टिकल 15। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं इसमें, दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें हमें स्वतंत्रता है बोलने का और अपनी भावनाओं को प्रकट करने का। यहाँ आप जरा ध्यान देंगे, मैं बोलना चाहूंगा बोलने का आजादी। बोलने का आजादी का मतलब आप किसी को कुछ भी बोल दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोलने का आजादी मतलब आप संविधान के दायरे में रह करके कुछ भी बोलेंगे। बोलने का आजादी का मतलब ये नहीं कि आपको जो मर्जी आए जिसको जो बोल दिया, ऐसा नहीं।
द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, आप संगठन बना सकते हैं। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप देश के अंदर आजादी से घूम सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां की बाध्यता है, इसलिए आप वहां नहीं जा सकते। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप देश में कोई भी पेशा अपना सकते हैं, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, आप कोई भी उद्योग धंधा लगा सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर, हमारा संविधान पूरी तरह से पाबंदी लगाता है इंसानों की खरीद बिक्री पे, बंधुआ मजदूरी पे, और जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनको बाल मजदूरी कराने से। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म को मानने का स्वतंत्रता या अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, हमारे देश भारत में भारत के हर एक नागरिक को अपना धर्म पालन करने का पूरी तरह से स्वतंत्रता मिला हुआ है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस, भारत के हर एक नागरिक को अपने धर्म को मानने का, उसको बढ़ाने का, उसके बारे में बताने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, परंपरा और शिक्षण के अधिकार। The Constitution states that all minorities, religion और linguistic can set up their own educational institution. हमारे देश भारत में कोई भी अल्पसंख्यक, कोई भी धर्म का, कोई भी भाषा बोलने वाला अपना इंस्टीट्यूट बना सकता है एजुकेशन के लिए। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपने परंपरा को, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर इज एनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, अगर भारत की सरकार या फिर आपके राज्य की सरकार आपके मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाती है तो आप सीधे कोर्ट का रुख कर सकते हैं और कोर्ट आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी। कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। चलिए अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर। मैंने आपको फिगर और स्टोरी पढ़ने के लिए बोला था, अब चलिए एक एक फिगर को मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, ध्यान देंगे। पहला पेज नंबर 5, in 1934 the Indian National Congress made the demand for Constituent Assembly, ये 1934 की बात है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से ये मांग रखा कि हमारे देश में एक संविधान सभा बनाया जाए। During the Second World War, this assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum. उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ये संविधान सिर्फ भारतीयों के लिए बनाने के लिए मोमेंटम गेन करता है, इसमें गति आता है, लोग इसको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। एंड दिस वाज कन्वेंड इन दिसंबर 1946, और ये 34 का डिमांड 1946 में पूरा होता है। Between 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक हमारे देश के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया। Free to shape their destiny at last after 140 years of British rule. 150 साल की गुलामी के बाद अपने आप को गुलामी की जंजीर से अलग करने की दास्तान उन्होंने लिख दी। Constituent Assembly approached this task with great ideas that the freedom struggle has helped produce. और ये जो स्वतंत्रता का संग्राम था, आंदोलन था, इसने संविधान को लिखने में बहुत ज्यादा मदद किया। You will read more about the Constituent Assembly later chapters. हम आगे के बारे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे Constituent Assembly के बारे में। उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 6 में। The country of Nepal has witnessed several people struggles for democracy. ये जो नेपाल नामक कंट्री है, इसने बहुत ही संघर्ष किया था अपने देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए।
There was a people struggle in 1919 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. 1990 के संघर्ष के बाद देश में 12 साल के लिए डेमोक्रेसी आया 2002 तक. In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the country as his reason, began taking over different aspects of the government with armies assistance. वहां के किंग ज्ञानेंद्र ने 2002 में देश के ऊपर आरोप लगाया कि माओवादियों ने है, देश को खतरा है. तो किंग ज्ञानेंद्र ने आर्मी की सहायता से देश के सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया. The king then finally took over the head of the government in February 2005. 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने पूरी तरह से सरकार को अपने कब्जे में ले लिया. In November 2005, the Maoists joined other political parties, signed a 12-point agreement. नवंबर 2005 में माओवादियों ने दूसरे दलों के साथ मिलकर एक 12 मुद्दे का 12 पॉइंट का एक एग्रीमेंट बनाया और उसके ऊपर साइन कर लिया. दिस एग्रीमेंट सिग्नल टू ए लार्जर पब्लिक एलिमेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीसफुल इन 2006. इसके अंदर था कि जल्द से जल्द देश में डेमोक्रेसी को लागू किया जाए. 2006 में दिस पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगिन गेनिंग इमेंस फोर्स. और ये 2006 का जो लोगों का संघर्ष था इसको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया. इसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति आने लगी. It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006, the king reinstated the third parliament. जो राजा था थोड़े थोड़े करके इनको स्वतंत्रता दे रहा था, तो लोगों को ये पसंद नहीं था. लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और 2006 में किंग ज्ञानेंद्र ने पार्लियामेंट को बहाल कर दिया. In 2007, Nepal adopted an interim constitution. 2007 में नेपाल में अंतरिम constitution लागू हो गया. The above photo shows that people involved for democracy in 2006. आप ऊपर के फिगर में देख सकते हैं कैसे लोग डेमोक्रेसी को लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. ये दोनों कहानियां तो मैंने आपको बताई ही थी, एक बार फिर से देख लेते हैं. Suresh is a class monitor, he is a bully. His classmates are too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. सुरेश जो कि क्लास का मॉनिटर है वो थोड़ा बुली है और उसके क्लासमेट जो है उसके बहुत ही चाहने वाले हैं. मिसेस राव जो क्लास में पढ़ा रही थी उनको क्लासरूम से बाहर जाना किसी काम से, तो उन्होंने सुरेश को कहा कि तुम क्लास को देखो. तो सुरेश ने अनिल को उठाया. Anil, today I am going to report you to Mrs. Rao. But what I have done? अनिल ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन सुरेश ने उसको उठा दिया. अनिल बोलता है, सुरेश बोलता है, मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. सुरेश बोलता है कि मैडम जब आप क्लास में नहीं थी तो अनिल बात कर रहा था और ये मेरी बातों को नहीं सुन रहा था. Anil, you have to stay back after school today and write, I will not disobey the class monitor 100 times. मैडम ने अनिल को पनिशमेंट दिया और बोला कि स्कूल छुट्टी होने के बाद तुमको रुकना है और लिखना है कि मैं क्लास के मॉनिटर को डिस्टर्ब नहीं करूंगा. बट मैम, आई डिड नथिंग. अनिल बोलता रहा कि मैडम मैंने कुछ नहीं किया. यहाँ ये साबित करता है कि सुरेश जो है लोग इसको पसंद करते हैं तो ये अपने मन का कर सकता है. आगे देखते हैं पेज नंबर 8 पे. The game period is about to. We always do what the boys want. Ma'am should think of another way to make decisions so that our wishes are heard. स्कूल में खेल का पीरियड है, खेल होने वाला है, लेकिन बच्चे परेशान हैं. कुछ बच्चे खेलना चाहते हैं, कुछ नहीं खेलना चाहते. तो यहाँ जो बच्चे जो माइनॉरिटी में है, जिनका संख्या ज्यादा है, मेजोरिटी में, वो कुछ और खेलना चाहते हैं और जो माइनॉरिटी में कुछ और खेलना चाहते हैं. तो इस तरह से दोनों बच्चों के बीच झगड़ा हो जाता है. तो टीचर आती है और दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. तो हम देख सकते हैं कैसे होता है. उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, Sabdam is in a fix, he has decision to make. It is good I did watch TV, there were so many questions from last 2 chapters. सबनम जो है मुसीबत में पड़ गई, टीवी देखे कि पढ़े, तो वो टीवी छोड़ करके पढ़ने लगती है. उसको लगता है कि नहीं ये काम मेरे को करना चाहिए. चलिए पेज नंबर 10 पे आते हैं.
There was an extraordinary sense of unity amongst the member of the Constituent Assembly. हमारा देश का जो संविधान सभा था उन लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता थी. Each of the provisions of the future constitution was discussed in great detail and there was sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus. हमारे देश के संविधान लिखने वाले लोगों ने एक एक मुद्दे पे बहुत बारीकी से चर्चा की और चर्चा करने के बाद उसके ऊपर जनमत संग्रह कराया कि क्या ये अच्छा है बुरा है. अगर अच्छा है तभी उसको संविधान में लिखा. The above photo shows सरदार पटेल, a prominent member of the Constituent Assembly. फिगर में देख सकते हैं कि सरदार पटेल जो एक ही बहुत ही मुखर नेता थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, वो आते हुए दिख रहे हैं. पेज नंबर 11 पे हम देखते हैं. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज नोन फॉर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर. Dr. Ambedkar believed that there is participation in the Constituent Assembly help the scheduled caste get more safeguards in the draft constitution. उनका मानना था कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को संविधान में कुछ फायदे होने चाहिए थे, कुछ उनको प्रेफरेंस मिलने चाहिए थे. But he also stated that although the laws might exist, scheduled caste still had the reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. उनको डर था कि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो सरकार में अधिकारी हैं वो सारे हिंदू ऑफिसर्स हैं, तो उनके मन में डर था कि दलितों के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ गलत व्यवहार होगा. He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services. तो उन्होंने ये आह्वान किया कि दलितों को सरकारी सेवा में आना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब्स को ज्वाइन करना चाहिए. तो फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चैप्टर खत्म होता है. आपका होमवर्क रहेगा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जरा ध्यान देंगे. सर हाँ, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे. गणेश कुमार इतना इमोजी बना बना के बार बार बहुत भेज. यस सर. तुम भी बनाओ सर. एसएसटी के लिए कितनी कॉपीज लगेंगी? नो. कची कची लेके आगा. हेलो. कची लेके आगा. मैंने लिख दिया. ये कौन प्रेजेंटिंग कर रहा है? सिविक्स की एक कॉपी 80 से 100 पेजों की आप लोग लगेंगे, ठीक है ना? सर बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा है. सर बोर्ड अच्छे नहीं दिख रहा सर, आप थोड़ा सा दूर हट जाइए सर. नो सर, दिख रहा है. वन कॉपी. रोहित. ठीक है ना? ओके सर. ओके ओके. जी सर. जी सर. रोहित. सर राइट साइड नहीं दिख रहा है बोर्ड का. रोहित. सर. एसएसटी के लिए कितना कॉपी? गणेश कुमार. कौन है गणेश कुमार? नाम बता दो. तीन कॉपी. हेलो. जी सर. ओके ठीक है. 3 कॉपी सर. हाँ हाँ. ओके सर. अच्छा. ओके सर. चलो मैं इसको मिटा सर अलग अलग और उसका फेयर भी होगा ना, एक 4 कॉपीज. सर एक HW जिसमें सर हम लोग होमवर्क करके लाएंगे सर. HW उसी में होगा, बड़ी हेलो. सर मुझे कुछ पूछना है. सर उसी में होगा ना? गणेश कुमार कौन है? अपना नाम बताओ ना. गणेश कुमार. ओके सर. ठीक है सर. सर गणेश कुमार बहुत परेशान किया हुआ है. रोहित. रोहित. एक कॉपी वाला ठीक है सर. एक ही कॉपी में बोलो होमवर्क हो जाएगा. प्रियांश बोल. चुप रहो सर. पढ़ा रहे हैं. तुम चुप रहो. ठीक है. सर मुंह बंद रखो सब ना. हाँ तो मुंह बंद रखो ना सब. तुम रखोगी तो हो जाएगा मेरा भी. बोल प्रियांश. हम भी तो वही बोल रहे, कब से मुंह बंद नहीं रखना है. आ गए. तुम रखोगी
पहले तुम अपना पहले मुंह बंद खत्म रखो। हो गया। और लोग पहले ही हम चला खोले ही जाते कहाँ है? हैं। चुप रहो, हम 3 तक गिनेंगे सब साथ, 1 2 3 चुप रहो। जो चीज आप लोग अपनी क्यों? नहीं रहेंगे। ए, मुंह बंद रखो सब ना। कोई मुंह बंद ही नहीं रख रहा है। पहले अपना माइक बंद करो तो। प्रियांश कहाँ गया? अमित सर इन लोग को देखिए सर, इन लोग हेलो सर, इन लोग को पवन देखिए सिंह सर, है। इन लोग को देखिए सर, बात कर रहे हैं सर। सर जो होमवर्क मिलेगा सीडब्ल्यू उसकी एक ही कॉपी ना होगी। एक ही कॉपी में आपको करना है सर। ग्रैंड मास्टर। हाँ सर, जी सर, ये ठीक है सर, एक ही कॉपी में होमवर्क हो जाएगा सर। और सीडब्ल्यू भी होमवर्क सीडब्ल्यू दोनों ही। हाँ, सर एक ही कॉपी में दोनों। तो तान्या सर बोले ना 3 ही कॉपी चाहिए तो बार हाँ बोलो, कैसे? हाँ बोलो। सर एक जो मैप रिफ्लेक्शन का सर हाँ, माइक मैप- म्यूट कर रहा है सर, बोलने नहीं दे रहा है सर। हाँ सर हाँ, कह रहे बोलो। कि सर जो मैप रिफ्लेक्शन सर इसका माइक ऑफ कर दे। बोलो बोलो। सर जो मैप रिफ्लेक्शन का सर जो नया बुक आया है, मैप रिफ्लेक्शन का सर जो बुक है उसके लिए अलग कॉपी बनेगी या नहीं? सर मैप रिफ्लेक्शन का बुक सर 2 साल से उससे पढ़ाई नहीं हुई, इस साल पढ़ाई होगा। सर मैप रिफ्लेक्शन का 2 साल से मत नहीं खरीदो। पढ़ाई होगा सर, इस साल होगा। उसको बोलने दो, म्यूट क्यों कर रहे हो? सर पाप लिखो। सर पढ़ाई नहीं होती। मैप रिफ्लेक्शन पहले सब अपना माइक ऑफ करो तो। सर मैप रिफ्लेक्शन का कभी पढ़ा भुंजा खाएगा। कौन बोल रहा है? प्रियांश भुंजा खाएगा। खाना खजाना यही पे होने लग भुंजा गया। भुंजा ईटा दिखा रहा है। भुंजा खाओ, केला खाओ, खाना खजाना खाओ सब का। ताने भुंजा अपना मुंह खाओ, बंद कर केला दो। खाओ। तू भी तो बोल रही है। हाँ बोलो प्रियांश। अरे कुछ बोलते नहीं है, हमको बोल रहे हैं। सर कहाँ है? सर कहाँ गए? सर कहाँ गए? सर तू चुप बोल प्रियांश। सर कहाँ गए भाई? सर कहाँ गए? अरे मेरा बात सुनो ना। तुम्हारे बात में माचिस मार दी। चलो बोलो हम तेल डाल दिए। अच्छा, हम रिफाइंड डाल, अच्छा किया। हम रिफाइंड डाल। भुजा खाओ सब अब मिलके। मजा आएगा। छोटुआ आओ भुंजा खाओ भाई। पिद्दी आदित्य क्या कर रहा है? पिद्दी सर आदित्य को भगा दिया सर। निशा क्या कर रहा है? पिद्दी चुप शांत रहे। पिद्दी ये सरफ आदित्य। कौन है? सरफ? तुम छना गया, तुम छना गया। हम हैं। तुम भाई गणेश कुमार कौन है? तनी हमसे बताओ ना, कुछ ज्यादा ही फड़क रहा है। अरे पीयूष है, पीयूष। गणेश कुमार कौन है? रंजन अरे गणेश पीयूष कुमार कौन है? वो। कोई पीयूष सरफ पीयूष है या सरफ? तो कैसे हाँ, हैं आप लोग? कितना फूल लिए हरे बहुत बड़ा ढेरे तो इमोजी बना कैसे सर कहाँ हैं गए? आप लोग? तो सर कैसे चारी हैं आप? मिनटी तो कैसे हैं आप लोग? भुंजा खाओ, भुंजा खाओ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। भुंजा खाओ, भुंजा खाओ। बोले सर कहाँ है सर? भूजा खाओ 200 भूजा। रुपए में मिठाई इतना दे बेच देंगे। मस्त भुजा सर बेच रहा है। कहाँ है? सस्ता माल भुंजा खाओ, भुंजा सस्ता माल है। क्या बेटा सागर? भूजा ले लो। सर कहाँ है? सर कहाँ है सर? चलिएगा चलिएगा। कहाँ सब पे भाग है? हम लोग को छोड़ के कुसुम मैम के घर जा। जाओ। बाइक नहीं सुनेगा। अरे काय फूक रहे हो? आवाज अरे कर पिदिया पिदिया भी आ रहा है इधर। सरफ ये सौरभ कहाँ है? सौरभ क्या है? यहाँ पे है सरफ। गणेश कुमार कौन है रे? अरे पीयूष है वो। सर पहले बताओ ना पीयूष कहाँ गए? रंजन। नहीं, जिसको सब चिढ़ाता है। अरे वो
ठंडा का है ना ब्रांड कच्ची है। सर पपीता। कोका कोला। पेप्सी पेप्सी। वो है पेप्सी। जाने दो, बाल बच्चे को क्या डांटा जाएगा, बाल बच्चे को क्या डांटा जाएगा। गुइया गुइया खा लो। सर को सब हटा दिया, भगा दिया सब सर को। अब बस यहाँ गुइया खा लो गुइया। प्रियांश केला खाएगा। खिला दो। प्रियांश कौन बार बार भूजा का फिगर दिखा रहा है? पवन सिंह। हमको लगता तेरा बाप आया है। वो आधा पागल है। अवधेश पीछे से ऐसा किया जाएगा तुम कल पूरा पागल हो जाओगे। या सर कहाँ गए? सर कहाँ है? मेरे पास है सर। आप म्यूट मत करो। मिर्गी को ना के चढ़ गया रे। आम खाएगा सब, आम खाएगा सब। तुम तो पढ़ने से ज्यादा तुम खाने में तुम्हारा चिंता। भूखर है, भूखर है। कुछ भी है तुम्हारे खानदान का नहीं ना खाते, अपने घर का खाते हैं ना। अपने से मतलब लो घर में खाते नहीं है। अपने ही घर का। मेरे घर में एक नंबर है। सब थे तरह सब। तुम भी है? You also। यू आर हम ऑल्सो। तो बड़े हैं भाई, हम तो बड़े हैं। इसी बात में तुम कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। नहीं तो कैसे है आप लोग, ये बोलता है भाई। तो हम रोस्ट करने जा रहे हैं कैरी मिनाटी को। तो कैसे हैं आप लोग? बीच का लाइन तुम भूल जा रहे हो। अरे हम जानते बोल रहे 200 रुपए में ना मिठाई दुकान बेच देंगे। एक और कौन नया सरफ आया है राहुल कंपनी का, राहुल सरफ। हाँ भाई नया सरफ है, इसे डिटर्जेंट अपने नहीं है। अरे रोहित सुन ना, रोहित क्या उमंग? राहुल सरफ खिलाते हैं। पहले सवाल करो फिर विश्वास करो। जितना बोलना बोलो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। सवाल उतारा जा रहा है। क्या हो जाएगा? सर को प्रणाम बोल दिया जाए। पता है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बन जाओ। हम वोट नहीं देंगे लेकिन। मत दो, हमको वोट का भी जरूरत नहीं, चॉकलेट की जरूरत है। हाँ तो कैसे जीतोगे तब? रोहित है ना, कोई मांगो नहीं किया। हाँ वही ना, वाह रोहित, वाह वाह रोहित, बहुत अच्छा। भाई तुम मेरे साइड है ना? अभी मकुड़ाओ मकुड़ाओ वोट देने के लिए भूख रहेगा। मकुड़ाओ। आओ खिला दे रहे तुमको भी, आओ खिला रहे हैं। आओ नहीं खाना है तो मत बोलो। हमको खाने का मन कर रहा है तो इतना प्रेम से देख रहे हो अपना कैमरा ऑन मेरा करो ना। ओए पलक, क्या बोलो? हाँ बोलिए। कैमरा ऑन करना। हाँ कैमरा ऑन है मेरा। तुमको नहीं बोल रहे हैं, पलक को अर्पिता, बोल रहे हैं। अर्पिता वही पलक है। उसका आईडी पे ना नेम सागर ही पलक होना चाहिए। वही ना। पालक खाएगा पालक। ना भाई हम पालक 5 रुपए किलो बेचा रहे हैं। देख रहे हो गजब कर रहा है। हमको कोई अब फर्क अभी नहीं तो पड़ता सब जा रहा है बिकॉज़ पालक मेरा नाम वो नहीं है। अवधेश है। खा रहे हैं पनीर। अच्छा बना है, पालक खाओ, पनीर खाओ, मिक्स पालक पनीर खाओ।
तत्काल भुंजे खाओ, पालक पनीर बाद में चलेगा। चिकन खाओ, चिकन प्याजा, चिकन दो प्याजा, चिकन चिली, चिकन कोफ्ता, चिकन ओए पलक माइक मत बंद करो। अभी माइक ए बच्ची कौन है इसमें? इसमें वो बच्ची राहुल सरफ, हाँ राहुल राहुल सरफ नए ब्रांड सरफ। ज्यादा पकड़ पकड़ मत करो सर। अभी तक इसका प्रचार नहीं सुने टीवी में, घड़ी सरफ का ये राहुल सरफ का नहीं सुने। अरे डिमांड ही नहीं पकड़ा कर लो थर्ड क्लास का तो कोई नाम है। ए राहुल, सॉरी राहुल बोल रहा रोहित। बोलो। चना है कि क्या है भाई, बादाम लग रहा है ना, कल घोसार से मकई का भुंजा भुंजवा के लिए आए थे। मकई चुरा के मकई का भुंजा घोसार से भुंजवाए खा रहे हैं, बड़ी टेस्टी लग रहा है। नमक मिर्चा, हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। गरम है ना? रोहित स्कूल 15 तारीख से 15 तारीख से पलक बोलो। मीटिंग में पालक कर रहा है भाई, मीटिंग में